वेलकम टू विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लोग इस वीडियो में जो कि क्लास 7 से संबंधित है उसका चैप्टर 2 जो ज्योग्राफी से लिया गया है उस चैप्टर का नाम इनसाइड आवर अर्थ यानी हमारी पृथ्वी के अंदर, इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से लेयर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की परत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कितने परत है, जिसमें मुख्य रूप से क्रस्ट, मेंटल, कोर का नाम आता है। उसके बाद सेकंड टॉपिक हम लोग का आएगा रॉक। इस रॉक के बारे में कि रॉक कितने तरह के हैं, जो मुख्य रूप से इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने मेन टॉपिक पर चर्चा करें कि पृथ्वी जो कि एक गतिशील ग्रह है, यह हमेशा मूव करते रहती है, हमेशा घूमते रहती है। यह पृथ्वी जो है इसके अंदर और इसके बाहर बहुत सारे परिवर्तन हमेशा अनवरत रूप से चलते रहते हैं। बाहर में जो परिवर्तन होता है उसको तो हम अपनी नजरों से देखते रहते हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर भी हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है, जिसके बारे में हम लोग स्टडी इस चैप्टर के द्वारा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग अपने जो चैप्टर है उसके लिए आपके पास जो बुक प्रोवाइड की गई है उस बुक को आप लीजिए, सामने रखिए और बारीकी से उसका स्टडी कीजिए। तो हम शुरू करें। देखिए, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इज इनसाइड द अर्थ, यानी हमारी इस पृथ्वी के अंदर क्या चीज है, इसके बारे में कभी हम सोचे हैं? पृथ्वी के अंदर में क्या क्या है इसके बारे में कभी हम सोचे हैं, कभी कल्पना किए हैं? कभी नहीं किए हैं। तो कम से कम हम अपने मेमोरी से इसको देखें कि हमारी इस पृथ्वी के अंदर है क्या। तो जियोलॉजिस्ट है गॉन। अब पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं उस साइंटिस्ट को हम लोग जियोलॉजिस्ट के रूप में जानते हैं, यानी भूगर्भ शास्त्री। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कोई भी आपसे पूछ सकता है कि जियोलॉजिस्ट से आप क्या समझते हो, जियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? यानी वैसा व्यक्ति, वैसे वैज्ञानिक जो हमारी पृथ्वी के आंतरिक संरचना का स्टडी करता हो, पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में जानकारी देने की कोशिश करता हो, वैसे साइंटिस्ट को हम लोग जियोलॉजिस्ट के रूप में जानते हैं। तो हमारे जियोलॉजिस्ट ने क्या किया कि इस पृथ्वी का स्टडी जब किए तो पृथ्वी का जो रेडियस है अप्रोक्स 6400 किलोमीटर यानी 6400 किलोमीटर है इसका रेडियस। तो हमारे साइंटिस्ट हैव गॉन डाउन अप टू 10 to 12 किलोमीटर beneath the surface of the earth to study what lies beneath। यानी हमारे जो जियोलॉजिस्ट वो पृथ्वी की गहराई में मुश्किल से 10 से 12 किलोमीटर तक ही जा पाए अपने ड्रिल मशीन, ड्रिल इक्विपमेंट से द्वारा। पृथ्वी की जब गहराई में को मापना शुरू किए तो उसमें वह लगभग 10 से 12 किलोमीटर ही वहां तक पहुंच पाए। कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ दिस होल इज नियरली ए स्क्रैच, यानी जो होल किए पृथ्वी के नीचे, तो वह होल पृथ्वी की जो कुल त्रिज्या है लगभग 6400 किलोमीटर, उसके बनस्पत जो वहां पर होल किया गया क्या हुआ, एक छोटा सा भूभाग के बराबर हुआ, छोटे से क्षेत्र के बराबर हुआ। इवन द डीपेस्ट माइंड, अब कल्पना कीजिए कि हमारी जो 6400 किलोमीटर जो त्रिज्या है उस त्रिज्या में आप मुश्किल से 10 से 12 किलोमीटर तक ही उसको ड्रिल कर पा रहे हैं। तो यहां भी एक क्वेश्चन पैदा हो सकता है, क्वेश्चन राइज हो सकता है कि आखिर उससे नीचे हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं वहां का तापमान और दबाव इतना ज्यादा बढ़ते चला जाता है कि जो भी इक्विपमेंट्स हैं हमारे वह उसकी गर्मी को, उसके दबाव को सह नहीं पाते और पिघल जाते हैं, जिसके कारण उससे ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाता। हमारी जो अभी तक टेक्नोलॉजी विकसित हुई है उससे मुश्किल से 10-12 किलोमीटर तक की गहराई में हम जा पाए हैं। इस पृथ्वी पर जो सबसे पुराना माइंस है और सबसे गहरा माइंस है
जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है वह मुश्किल से 4 किलोमीटर की गहराई तक ही गई है। आप अपने बुक को स्टडी में देखिएगा, पढ़िएगा तो वह लगभग 4 किलोमीटर की बात आ सकती है। दिस इज बिकॉज एट 12 किलोमीटर्स टू प्रेशर एंड टेम्परेचर इज सो हाई। तो आप कल्पना कर सकते हो कि जो हमारी सबसे गहरी खान है तो साउथ अफ्रीका में वह 4 किलोमीटर है, और हमारा जो न्यू इक्विपमेंट्स के द्वारा जब हम गहराई किए तो 10 से 12 किलोमीटर ही तक ही गए। तो वहां जाते जाते हमारा प्रेशर कितना ज्यादा बढ़ जाता है। इवन थॉट वी हैव नेवर बीन एबल टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ, वी हैव लर्न्ड अबाउट द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द सेम इन द अर्ली पार्ट ऑफ 12th century। जियोलॉजिस्ट स्टडी सेस्मिक वेव। अब हमारे जियोलॉजिस्ट ने बताया कि हमारी इस पृथ्वी में एक अपनी कंपन होते रहती है, जिसे हम भूकंपीय कंपन कहते हैं, सिस्मिक वेव कहते हैं, भूकंपीय तरंग, भूकंपीय कंपन उसको कहा गया है। यह हमारी पृथ्वी में अनवरत उत्पन्न होती रहती है। यह कुछ मानव के द्वारा भी हो सकती है, जब मानव किसी तरह का कोई विध्वंसक कार्रवाई करता है, कुछ विस्फोट कराता है पृथ्वी के गर्भ में, तो वहां भी इस तरह की कंपन उत्पन्न हो सकती है। यह मैनमेड भी हो सकता है, या पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जब परिवर्तन आते हैं, जब दो प्लेट आपस में नीचे टकराती है तो उसके फलस्वरूप भी यहाँ पर सिस्मिक वेव उत्पन्न होता है, भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है। तो इस सिस्मिक वेव को मापने के लिए हम लोग सिस्मोग्राफी का प्रयोग करते हैं। जो सिस्मोग्राफर आपके बुक में देखिएगा कि एक ग्राफ पेपर, अभी आप लोग 7th में आ गए हैं तो ग्राफ पेपर आप लोग को मालूम होगा क्या होती है। तो वही उसी ग्राफ पेपर पर पृथ्वी में जब कंपन उत्पन्न होती है तो वो एक चुंबकीय सुई के द्वारा, मैग्नेटिक नीडल के द्वारा उस कंपन के मेजरमेंट किया जाता है। वह आपका इस पिक्चर में जब आप इसका स्टडी कीजिएगा तो यहाँ पर ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। तो वह होता है हमारा सिस्मोग्राफ के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। अब हम लोग मेन रूप से चलते हैं कि लेयर ऑफ द अर्थ। अब हमारा हम लोग का स्टडी पॉइंट यहाँ है। तो जियोलॉजिस्ट के बारे में अभी आपने समझा कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जो साइंटिस्ट स्टडी करता है उसे हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। और सिस्मिक वेव यानी भूकंपीय तरंग का जब किसी ग्राफ पर उसका अवलोकन किया जाता है तो सिस्मोग्राफ यानी भूकंप की मापने वाले जो यंत्र होते हैं उसको हम सिस्मोग्राफ के रूप में भी जानते हैं। अब हम चलते हैं पृथ्वी के लेयर। पृथ्वी की जो परत होती है वह अलग अलग होती है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी लिथोस्फीयर, जब हम एटमॉस्फेयर में पढ़े थे, ऊपरी परत जिसे हम स्थल मंडल के रूप में जानते हैं, उस स्थल मंडल की सबसे ऊपरी परत जो होती है जिसे हम पपर्टी भी कहते हैं, जिसे क्रस्ट कहा गया है, यह सबसे ऊपरी परत होती है। यह 0.5% ऑफ द अर्थ टोटल मास यानी पृथ्वी के कुल मास का, पृथ्वी के कुल मास का जो है यह मात्र 0.5% होती है। तो मुश्किल से अब हम लोग आगे हम लोग यहां पर देखें कि पृथ्वी के आयतन का कुल क्षेत्रफल माने पृथ्वी जो है हमारी, इसके कुल मास का लगभग 1% हिस्सा जो है 1% वो हमारा प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट है। 14% अप्रोक्स 14% के आसपास ये मेंटल है, सॉरी 84% अप्रोक्स हमारा ये मेंटल आ जाता है, और रेस्ट जो बच गया 15% ये हमारा कोर आता है, कोर। तो अब ये क्रस्ट जो है, इस क्रस्ट की जो संरचना होती है वह मुख्य रूप से इस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देख रहे थे, क्रस्ट के बारे में कि यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत और पतली परत होती है, वो परत सबसे पतली परत होती है। तो यह मुख्य रूप से महाद्वीपीय क्षेत्र में, जब हम अर्थ की संरचना को जब हम देखते हैं पृथ्वी का, तो महाद्वीपीय क्षेत्र में यह मुख्य रूप से 35 किलोमीटर इसका थिकनेस होता है, जबकि महासागरीय क्षेत्र में इसका जो प्रॉपर्टी का जो क्षेत्र होता है अप्रोक्स 6 किलोमीटर तक ही होता है। और महाद्वीपीय, इसको मेमोराइज करना है, महाद्वीपीय क्षेत्र में, महाद्वीप
वहां पर इसका थिकनेस जो होता है प्रॉपर्टी का लगभग 35 किलोमीटर, यानी पृथ्वी के ऊपरी भाग से इसकी थिकनेस वो लगभग 35 किलोमीटर, और महासागरीय क्षेत्र में यह अप्रोक्स 6 किलोमीटर के आसपास में होती है। अब यह प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट जो है महाद्वीपीय क्षेत्र में खास करके सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और एल्यूमिना से यह मिलकर के बना होता है। क्लियर? महाद्वीपीय क्षेत्र में यह मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना यानी सिलिका प्लस एल्यूमिना, सिलिका प्लस एल्यूमिना से बना होता है, इसलिए इसे हम लोग कंबाइंड रूप से Cl के रूप में जानते हैं। यानी हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो महाद्वीपीय क्षेत्र में सिलिका की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जबकि महासागरीय क्षेत्र जो कि जिसका थिकनेस लगभग अप्रॉक्स 6 किलोमीटर होती है, वहां पर मुख्य रूप से मैग्नीशियम प्लस सिलिका, जिसे हम लोग सीमै के रूप में जानते हैं। इसको आप ध्यान, ये हो गया महाद्वीप पर, महासागर में महासागरीय क्षेत्र मैग्नीशियम और सिलिका का होता है। इसमें प्रॉपर्टी के ठीक नीचे लगभग अप्रोक्स 3000 किलोमीटर के आसपास इसकी गहराई काफी ज्यादा होती है, और इसकी सबसे आंतरिक परत ये कोर के रूप में जाना जाता है। तो अब हम लोग चले ऑन द बुक। यहां देखिए, it is very thin layer consisting of rock and loose materials. The thickness part of this layer are under ocean, which is about 5 kilometers. Approx, the thickest parts of the crust are found in the continent, which is about 35 kilometers. जो पहले आपको बता था, इसको ध्यान से स्टडी करना है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़े मेंटल के रूप में, जो कि अप्रोक्स 85% है, कहीं पर आपको 85%, कहीं पर 84% के आसपास लिखा हुआ मिलेगा। पृथ्वी के कुल मास का, कुल आयतन का 84%, 85% मेटल। The next layer, crust is the mantle. The layer about 2,900 kilometer thickness. Compare this with the fact that the distance from the, अब यह जो है, अब इसका तो हम अप्रोक्स बता दिए कि भाई महाद्वीप में ये 35 किलोमीटर, महासागर में 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। तो अब इसके बाद अप्रोक्स लगभग 2900 किलोमीटर तक मेंटल का विस्तार है। यानी आपके कन्याकुमारी से लेकर के दिल्ली तक जो दूरी होती है लगभग 27-2800 किलोमीटर, तो अप्रोक्स हमारे मेंटल की भी यही थिकनेस होती है। द मेंटल इज कंपोज मेनली टू फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट, और ये जो मेंटल है मुख्य रूप से जो बना होता है वह फेरोमैग्नीशियम सिलिकेट के द्वारा यह बना हुआ रहता है। दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ एग्जिस्ट, और पृथ्वी की जो आंतरिक गर्मी होती है यह सबसे ज्यादा इसी परत को प्राप्त होती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेयर में, कोर के रूप, कोर जो कि कहीं आपको ये 84, 85 भी कहीं आपको दिखने को मिलेगा, तो हम लोग 85 भी मान कर चले। अब कोर के रूप में चलते हैं। कोर, द लास्ट लेयर इज कोर विच इज डिवाइडेड इनटू लिक्विड आउटर कोर एंड सॉलिड इनर कोर। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब आप आपके बुक में होगी, इस लेयर को आप देखिए, यहाँ पर इस पिक्चर को जब आप देखिएगा
तो इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बहुत ही अच्छे ढंग से डिवाइड करके समझाया गया है। इस पिक्चर को आप अपने माइंड में रखिए। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि एक कोर जो है हमारा पृथ्वी की सबसे अंदर की संरचना होती है। इसको दो भागों में बांट दिया गया, इनर कोर और आउटर कोर। द आउटर कोर इज 2300 किलोमीटर इसका थिकनेस होता है और इनर कोर का थिकनेस जो होता है, आंतरिक कोर का थिकनेस अप्रॉक्स 1200 किलोमीटर होती है। अब ये इनर और आउटर कोर एक्सट्रीमली डेंस स्फीयर बिलीव्ड टू कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ अर्थ हैवीएस्ट एलिमेंट्स लाइक आयरन। और ये कोर में मुख्य रूप से क्या होती है भाई? तो सबसे ज्यादा आयरन मेटल, आयरन यहाँ पर द्रवित अवस्था में विद्यमान होती है। लिक्विड अवस्था में यहाँ पर ये आयरन प्रेजेंट होती है। लिक्विड उसके बाद देखें कि हाँ, इट इज एस्टिमेटेड दैट द टेम्परेचर, आप समझिए कि जब कोर में जो आयरन मेटल प्रेजेंट है, लिक्विड पोजीशन में प्रेजेंट है, तो वहां का टेम्परेचर कितना हाई होगा? तो हमारे इस बुक के अनुसार वहां का मुख्य टेम्परेचर जो है 5430 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स में जाता है। आप समझिए कितना ज्यादा टेम्परेचर वहां पर है जब पानी 100 डिग्री पर बॉयल होने लगता है। अभी हमारे यहाँ 45-46 का टेम्परेचर है, तो हम लोग बेचैन हो रहे हैं गर्मी से। तो उस कोर का टेम्परेचर जो है अप्रोक्स लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। तो वहां क्या पोजीशन हो सकती है? द आउटर कोर इज कंपोज्ड मेनली ए निकेल आयरन, और इनर कोर हो गया, और बाह्य कोर जो होता है उसमें मुख्य रूप से निकेल और आयरन का मिश्रण होता है। On the other hand, in the inner core is almost internally composed of iron. The inner and outer core have extremely high pressure and temperature. और इस तरह से ये जो पृथ्वी की जो परत होती है, इसकी जो आंतरिक परत होती है यहाँ की, जिसे हम कोर के रूप में जानते हैं, तो यहाँ पर कितना ज्यादा टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के कारण यहाँ का दबाव जो होता है काफी ज्यादा होती है। तो इस तरह से आप इसमें एक्टिविटी 1 और 2 को कंप्लीट करना है। अब हम लोग चलते हैं कि रॉक, ये रॉक आखिर है क्या? चट्टान। रॉक क्या होती है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे हम क्रस्ट के रूप में जानते हैं, यह अनेक प्रकार के चट्टानों से मिलकर बनी है। बहुत सारे चट्टान से यह तैयार होती है। पृथ्वी की जो क्रस्ट है, पृथ्वी की क्रस्ट बनाने वाले खनिज पदार्थ, यानी पृथ्वी का जो ये क्रस्ट है, यह कई सारे चट्टानों से मिलकर के बनी है। क्लियर? तो ये पृथ्वी की जो क्रस्ट बनाने वाले खनिज पदार्थ है, ये जो चट्टान जो मिलकर के बनाए, इस क्रस्ट का निर्माण हुआ, तो ये चट्टान जो बनी है कई तरह के मिनरल्स का मिश्रण से तैयार किया गया। कई सारे मिनरल्स जो है इसको मिलकर के प्राकृतिक पिंड, प्राकृतिक वस्तु, विशाल वस्तु का निर्माण करते हैं। यानी इस क्रस्ट पर पृथ्वी पर जो खनिज तत्व होते हैं, वह खनिज तत्व आपस में मिलकर के एक विशाल प्राकृतिक वस्तु का निर्माण कर देते हैं, जिसे हम लोग चट्टान के रूप में जानते हैं। यानी चट्टान क्या हुआ? तो वह भी एक मिनरल्स है। क्लियर? तो यह चट्टान जो है 3 तरह के होते हैं: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक जिसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं हिंदी में, और दूसरा सेडिमेंट्री रॉक जिसे हम अवसादी चट्टान के रूप में जानते हैं, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक जिसे हम कायांतरित चट्टान के रूप में भी जानते हैं। तो अब हम लोग देखें कि इग्नियस रॉक क्या है, जिसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। यह मुख्य रूप से आग्नेय चट्टान जो है, ये शब्द आया कहां से? इग्नियस शब्द आया कहां से? तो इग्निस लैटिन वर्ड है इग्निस। इस इग्निस शब्द से इग्निस शब्द की उत्पत्ति होती है। इस इग्निस का अर्थ होता है आग, यानी आग्नेय चट्टान, यानी इग्नियस रॉक यानी आग वाले चट्टान, आग्नेय चट्टान के रूप में इसको हम कह सकते हैं। तो ये इग्नियस चट्टान आखिर है क्या? क्लियर? तो आग्नेय चट्टान आखिर है क्या? तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो अब एक कल्पना आप कर सकते हैं यहाँ पर कि जब
इस पृथ्वी पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। तो ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो आप लोग टीवी वगैरह पर देखते होंगे कि उससे क्या निकलती है, लावा निकलती है। लावा आखिर है क्या, तो वह मैग्मा कहलाती है। मैग्मा लिक्विड जो पृथ्वी के गर्भ से और से जो लिक्विड बाहर की ओर आती है तो वो मैग्मा कहलाती है, जिसे हम लोग जनरली भाषा में लावा कहते हैं। यह जब पृथ्वी की ऊपरी परत पर आती है तो तेजी से ठंडा होना शुरू हो जाती है, बहुत ही तेजी से ठंडा होना शुरू हो जाती है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आती है तो वह तेजी से ठंडा हो जाती है और इस ऊपरी परत पर एक विशाल पिंड का निर्माण कर देती है, विशाल पदार्थ का निर्माण वह कर देती है। तो इसे ही हम आग्नेय चट्टान के रूप में जानते हैं। अब एक बात यहाँ आती है कि भाई आग्नेय चट्टान कितने तरह के होते हैं। आग्नेय चट्टान दो तरह के होते हैं, एकदम ध्यान रखना है। एक इंट्रूसिव रॉक और दूसरा होता है एक्सट्रूसिव रॉक। अब फिर यहाँ सोचने वाली बात है कि पृथ्वी पर जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, क्लियर, आग्नेय, उसके बाद जब वो प्रॉपर्टी पर क्रस्ट पर या लावा जब मैग्मा आती है तो तेजी से वह जमना प्रारंभ कर देती है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत पर यहां आ गई तो वह हो गया आपका एक्सट्रूसिव रॉक। लेकिन जब यही लावा किसी कारणवश पृथ्वी के अंदर ही जमना प्रारंभ कर देती है और वह धीरे धीरे जमती है तो उससे हमारा इंट्रूसिव रॉक का निर्माण होता है। तो इस तरह से इग्नियस रॉक कितने तरह के हो गए, दो तरह के, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक। अब हम लोग चले आगे। इसका इग्नियस रॉक का सबसे प्रमुख एग्जांपल के रूप में आपके बुक में है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ काइंड ऑफ रॉक एंड दैट कूल्स स्लोली एंड हैज लार्ज ग्रेन्स इन सम केसेस। अब हम लोग चले आगे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान क्या है, तो जब चट्टान किसी कारणवश टूट टूट कर अलग हट जाती है, विखंडित हो जाती है, चाहे वो कोई भी कारण हो, हवा के कारण भी हो सकता है या कोई अन्य कारण, बस प्राकृतिक कारण भी, बहुत सारे प्राकृतिक कारण है जिससे यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके अलग हो जाती है, जिसे हम सेडिमेंट्स कह देते हैं, अवसाद कह देते हैं। और यही सेडिमेंट्स, जब यही सेडिमेंट्स हवा के द्वारा, जल के द्वारा एक जगह एकत्रित हो जाती है, जमा कर दी जाती है और कायांतरित में हजारों सैकड़ों सालों के बाद जब उस पर दबाव पड़ता है तो वह पुनः एक ठोस रूप में सामने आ जाती है। तो ऐसी चट्टान को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक के रूप में, अवसादी चट्टान के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसे मुख्य रूप से हम लोग जनरली भाषा में बलुआ चट्टान, बलुआ सेडिमेंट्री रॉक को कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग लाल किला को देख रहे हैं। लाल किला जो बना हुआ है इसी सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। तो एक और बात यहाँ पर आती है कि अवसादी चट्टान कैसे बना, तो ये क्लियर हो गया कि जब चट्टान जो है किसी कारणवश विखंडित हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और पुनः जब वो हवा के द्वारा या अन्य कारणवश पानी के द्वारा जब वह एक जगह जमा हो जाते हैं और उस पर वायुमंडलीय दबाव या कोई अन्य दबाव के फलस्वरूप जब वो कठोर रूप में धारण कर लेते हैं तो वो अवसादी चट्टान हो जाती है। तो इस क्रम में हो सकता है उस चट्टान में बहुत सारे जीव जंतुओं का भी जन्म हो जाए और वहां वो दबाव के फलस्वरूप पुनः वो उनका समापन हो जाए, वो मृत हो जाते हैं। जैसे छोटे छोटे चट्टान टूट गए, टूट के बिखरे, कुछ दिनों बाद उस पर पेड़ पौधे का जन्म हो गया, कीड़े मकोड़े उस पर जन्म ले लिए, तो पुनः हवा के द्वारा पुनः उस तरह के अवसादी पदार्थ वहां पर छोटे छोटे कण आकर वहां ड्रॉप होते गए हवा के द्वारा, पानी के द्वारा। तो कायांतरित में कई सैकड़ों सालों के उपरांत क्या हो गया कि वह जीव उसके अंदर ही दब करके रह गया। जब हम कुछ दिनों के बाद वह एक विशाल वायुमंडलीय दबाव का एक चट्टान के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और उस चट्टान का जब हम अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में किसी कारण प्रयोग करते हैं तो वहां से हमें छोटे छोटे जीव का जीवाश्म प्राप्त होता है, फोसिल्स प्राप्त होती है,
यह सेडिमेंट्री रॉक का सबसे बड़ा गुण है, तो उसमें से फॉस्फोरस निश्चित रूप से पाए जाते हैं। अब हम लोग आगे देखें कि कायांतरित से मेटामॉर्फिक रॉक, कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक यानी कायांतरित चट्टान, यह भी एक ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से बना है। मेटामॉर्फोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रूप में परिवर्तन लाना। आपके बुक में यह लिखा हुआ है, बुक को स्टडी कीजिए, देखिए जो भी कठिन वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड है, उसको आप अपने कॉपी पर लिखिए और उसको मेमोराइज कीजिए उसका हिंदी में, तब थोड़ा बहुत समझ में आ सकती है। तो यह भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया, मेटामॉर्फोस से, जिसका अर्थ होता है रूप में परिवर्तन कर लेना। जब चट्टान के रूप में परिवर्तन आ जाते हैं तो उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक के रूप में जानते हैं। अब देखिए सेडिमेंट्री या इवन अदर मेटामॉर्फिक रॉक क्या है। द वर्ड मेटामॉर्फिक कम फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड व्हिच मीन्स टू चेंजिंग फ्रॉम मेटामॉर्फिक रॉक एंड प्रोड्यूस फ्रॉम इग्नियस सेडिमेंट्री या इवन अदर मेटामॉर्फिक रॉक। These rocks are formed deep in earth where high pressure and high temperature and great pressure causes the change of metamorphic of one type of rock into another. In other words, the intense heat and pressure causes the minerals of a rock to recycle. अर्थात जब एक चट्टान पर अत्यधिक दबाव के कारण, चाहे वह आग्नेय चट्टान हो चाहे सेडिमेंट्री चट्टान हो, इस पर जब वायुमंडल का अत्यधिक तापमान या अत्यधिक दबाव पड़ता है तो उसके रूप में परिवर्तन आना शुरू हो जाती है। तो रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप जो एक नए चट्टान का रूप जन्म ले देता है उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक के रूप में जानते हैं। इसको क्लियर हुआ? अब हम लोग आगे चलें, यानी कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टान और सेडिमेंट्री रॉक जब उच्च ताप और दाब के कारण अपने रूप में, अपने कायांतरित सेलों में परिवर्तन हो जाती है, अपने रूप में जब परिवर्तन कर लेती है तो उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक के रूप में जानते हैं। अब हम लोग इनसाइड आवर अर्थ का एक और टॉपिक जो रॉक साइकिल के नाम से जानते हैं, यानी चट्टान का चक्र, इसको हम लोग देखें, पढ़ें कि यह रॉक साइकिल आखिर है क्या। अब ये हम लोग को जानकर कि यह आश्चर्य होगा कि चट्टान जो है अपने रूप को परिवर्तित करके एक नए चट्टान में बनती है और वह नया चट्टान पुनः किसी न किसी कारणवश अपने रूप में परिवर्तन करके अपने प्रारंभिक अवस्था में जब आ जाती है तो यानी क्या होता है, यह एक चक्र चलते रहता है, एक चक्र चलते रहता है। इस चक्र को ही हम लोग रॉक साइकिल के रूप में जानते हैं। यानी rock cycle is the natural process by which rock transform from one rock type into another over a period of time under certain condition। यानी एक निश्चित कंडीशन पे, एक निश्चित परिस्थिति में जब एक चट्टान अपने रूप को परिवर्तित करके, अपने रूप में जब परिवर्तन करके एक नए रूप को प्राप्त कर लेती है तो इसे हम रॉक साइकिल के रूप में जानते हैं। अब यह जो घटनाक्रम चलता है वह प्राकृतिक रूप से चलता है, प्राकृतिक रूप से, माने इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप इस पे नहीं होता है, प्रकृति इसको निरंतर चक्र चलाती रहती है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, एक यहाँ साइकिल बना दिए हैं कि किस तरह से अभी हम लोग जब फॉर्मेशन ऑफ रॉक की उत्पत्ति के बारे में जब चले थे कि भाई हमारी ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उससे मैग्मा निकलती है, मैग्मा जो है ठंडा होती है तो इग्नियस रॉक का निर्माण करती है। अब ये इग्नियस रॉक जब विखंडित होती है, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है, कायांतरित में हजारों सैकड़ों सालों के उपरांत छोटे छोटे कण में बदल जाती है जो सेडिमेंट्स कहलाती है। और यह सेडिमेंट्स जब वायु के द्वारा, हवा के द्वारा या अन्य किसी कारणवश जब एक जगह जमा होती है और उस पर जब दबाव पड़ता है तो वह सेडिमेंट्री रॉक के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब यह सेडिमेंट्री रॉक पुनः दबाव और हीट के कारण यह मेटामॉर्फिक रॉक में अपने रूप को परिवर्तित कर लेती है। इस पर दबाव जब पड़ता है
पृथ्वी की आंतरिक वायुमंडलीय दबाव का या किसी अन्य दबाव का जब इस पर प्रभाव पड़ता है, हीट का जब प्रभाव पड़ता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। और यह मेटामॉर्फिक रॉक भी जब अत्यधिक टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण जब वह पिघलती है, तो वह किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मैग्मा में। यानी क्या हुआ? यह एक चक्र चलते रहा। यानी इग्नियस रॉक से हम सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक, और मेटामॉर्फिक रॉक से पुनः मैग्मा, मैग्मा से पुनः इग्नियस रॉक। यह चक्र हमारा इस पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर चलते रहता है, जिससे हम शैल चक्र यानी चट्टान चक्र भी कहते हैं। चट्टान का एक पर्यायवाची शब्द शैल भी है, यानी शैल चक्र भी इसको कह सकते हैं। इस तरह से यह क्रिया निरंतर इस पृथ्वी पर चलती रहती है। अब रॉक का उपयोग क्या है, यूजेज क्या है, इसका उपयोग क्या है? चट्टान का उपयोग बहुत सारे, चूंकि हम पहले ही बता दिए कि चट्टान किस मिनरल से बना होता है, खनिज तत्वों से बना होता है, और शुरू में ही हम क्लियर किए थे। तो चट्टान, इसका उपयोग हम लोग अपने डेली लाइफ में भी करते हैं, घर बनाने में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। रॉक आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में, पुल बनाने में इत्यादि में हम लोग चट्टानों का उपयोग करते हैं। जियोलॉजिस्ट स्टडी रॉक बिकॉज दे कंटेन क्लूज अबाउट द अर्थ वाज लाइक इन द पास्ट। अब हमारे जो भूगर्भ शास्त्री है, इस चट्टानों के द्वारा ही हमारी पृथ्वी के आज से हजारों सैकड़ों वर्ष पहले हमारी पृथ्वी की कैसी संरचना थी, हमारी पृथ्वी की क्या स्थिति थी, वह हम जियोलॉजिस्ट इसी चट्टान के द्वारा उसका स्टडी करना प्रारंभ करते हैं। उस चट्टान में जो सेडिमेंट्री रॉक में जो फोसिल्स आते हैं, उसका भी स्टडी करके या स्टडी करते हैं, और यह बताते हैं हम लोग को कि इस पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कितने हजार साल पहले हुई होगी। उसके बाद इन चट्टानों के द्वारा भी हमको बहुत सारे प्रीशियस मिनरल्स की प्राप्ति होती है, बहुत सारे कीमती खनिज तत्व की प्राप्ति होती है, खनिजों की प्राप्ति, जिसमें एल्युमिनियम, गोल्ड, डायमंड, ये सब खनिज की प्राप्ति होती है। When large amount of plants are deposited in the sedimentary rock, they turn into carbon, which give us coal. अब इस सेडिमेंट्री रॉक में जब बृहद संख्या में, बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे आ जाते हैं, तो यहाँ पर कार्बन की मात्रा काफी इस चट्टान में बढ़ जाती है, और यही कार्बन जब बढ़ जाती है तो वह कोल का रूप वहां पर ले लेती है, कोयला का रूप ले लेती है, जिस कोयला का उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसके अलावा when large amount of plant are deposited in the sedimentary rock into carbon that give us coal, while natural gas या पेट्रोलियम, यानी ये सारे के सारे हम लोगों को मिनरल्स की प्राप्ति जो होती है इन चट्टानों के द्वारा होती है। तो इस तरह से एक और है कि आप एक चार्ट तैयार कीजिए कि हमारे देश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जो हैं, स्मारक जो है, वह किस चट्टान से बनाया गया है, उसको किस चट्टान का उपयोग करके। जैसे एक हम पढ़ाने के क्रम में बताया था आपको कि लाल किला सेडिमेंट्री रॉक से बना है, उसी तरह आपका ताजमहल किस चट्टान का, कौन सी चट्टान का व्यवहार उसमें किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे आप एक चार्ट तैयार कीजिए और उसमें उस चट्टान का नाम लिखिए जिसका प्रयोग करके उसको बनाया गया है। तो इस लेसन में हम लोग इतना ही स्टडी करना है। इसमें जो समरी है आप उसको स्टडी कर लीजिए, और इस लेसन से संबंधित जो आपको असाइनमेंट मिला है, तो उसके लिए आपको कम से कम इस टॉपिक को, जो वीडियो हम आपको प्रोवाइड किए हैं, इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें, और जो भी असाइनमेंट है उस असाइनमेंट को इस वीडियो को देखने के उपरांत उसको पूर्ण कर लें, ताकि आपका जो कोर्स है, आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। विशेष हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे संपर्क करेंगे।